अस्सलाम वालेकुम। सुनो पॉडकास्ट के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। भारत का मकरू चेहरा एक मरतबा फिर से दुनिया देख रही है। जब पिछले 3-4 हफ्तों से वहां पर तलबा जो है एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, पूरी दुनिया में ऐसा सलूक तलबा के साथ जो है वो नहीं किया जाता। खवातीन को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, डंडे मारे जा रहे हैं, उनको ज़ख्मी किया जा रहा है। इसके साथ साथ सादा लिबास में कुछ लोग शामिल हुए हैं, वो स्टूडेंट्स के साथ जो है वो बदसलूकी कर रहे हैं। फिर जो वीडियोस हमें नज़र आई हैं, जो तस्वीर नज़र आई हैं, पूरी दुनिया में उस पर बहस हो रही है। और मुतालबात क्या है? वो चाहते हैं कि हमारा निज़ाम तालीम जो है वो बेहतर हो जाए। उसमें जो करप्शन नज़र आ रही है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग हर साल टेस्ट देते हैं, इम्तिहानात देते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाता है और उनकी सब की मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है। अभी तक हमने देखा है कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इम्तिहानात में लाखों लोग जो है वो शरीक हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है उनका ट्रस्ट उस निज़ाम तालीम पर नहीं हो पा रहा। मुतालिबात उनके सामने आ गए, उनको इस्तीफ़ा चाहिए, वज़ीर तालीम का इस्तीफ़ा चाहिए, अब तो वज़ीर दाखिला का भी इस्तीफ़ा चाहिए, अब तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफ़ा चाहिए। ये तहरीक इतनी बड़ी हो चुकी हुई है कि मोदी हुकूमत के बस की बात नज़र नहीं आ रही। आखिर भारत में हो क्या रहा है और इसके क्या इम्पैक्ट हमें आने वाले दिनों में नज़र आएंगे, इस पर जी हम बात करेंगे। मारूफ तजिया का राजा फैसल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। राजा फैसल साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजा फैसल साहब, भारत में बड़े अरसे बाद इतनी स्ट्रॉन्ग तहरीक जो है वो शुरू हुई है। ये तहरीक इतनी बड़ी आखिर बन कैसे गई और इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? देखिए, इसका इम्पैक्ट जो है वो मुझे लग रहा है कि ये फार रीचिंग होगा। उसकी वजह ये है कि एक वैसे भी रीजन में फजा है कि वो जनरेशन जी जो है दे हैव टेकन द रोल्स। हमने देखा कि पहले नेपाल में भी यही कुछ हुआ, फिर उसके पहले बांग्लादेश में भी हमें नजर आया, श्रीलंका में भी हमें नजर आया, हर तरफ हमें ये एक वेव नजर आई। और अब भारत में ये ऑब्वियसली इनिशिएटेड है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई थिंक इट वाज कुकिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम। हमें पता है कि किस तरीके से पहले भी प्रोटेस्ट होते रहे हैं। बेशक वो फार्मर्स के प्रोटेस्ट थे, लेकिन ये है कि उसमें यंग जनरेशन ने भी हिस्सा लिया था। लेकिन स्टूडेंट ओरिएंटेड जो अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशल। दे आर राइट इन द हार्ट ऑफ द न्यू दिल्ली और इंडिया के ऑब्वियसली कैपिटल में ये कुछ होना, और लोकसभा और प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने होना, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड एंड इट विल हैव इट्स ओन implications इन कमिंग डेज। ओवरऑल अगर इस सारे किस्से को देखा जाए तो एक चीज वाजे है कि भारत में एक टेंडेंसी नजर आ रही है कि वो हर एक चीज को एक ही कैंप में देना चाहते थे। यानी कि वो जो आरएसएस ड्रिवन आइडियोलॉजी है उसको ही फीड कर रहे थे, जिसमें कि हमें नजर आया कि इलेक्शन कमीशन हो या मिलिट्री चीफ लगाना हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगाने हो या फिर चीफ जस्टिस लगाना हो, तो वो सबके सब जो अहम फैसले हैं वो न्यू दिल्ली में नहीं हो रहे थे। सही। एक तासुर ये दिया जा रहा था कि न्यू दिल्ली बेसिकली कैपिटल ऑफ इंडिया इज नो मोर, और इसकी जगह नागपुर जो है वो एक कैपिटल बन चुका है, क्योंकि अहम फैसले नागपुर में होते हैं। नागपुर क्यों? क्योंकि नागपुर जो है वो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, और उस आरएसएस का हेडक्वार्टर जो है वहां पे इस तरह के इंपॉर्टेंट फैसले होना और फिर एक मिसट्रस्ट होना तमाम क्वार्टर्स की जानिब से, खुसूसन स्टूडेंट्स की जानिब से, कि ये जो मुकाबले के इम्तहानात हैं इनमें भी चेरी पिक्ड वही लोग सेलेक्ट किए जाते हैं जो कि अपने आप को आरएसएस की आइडियोलॉजी, हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ मुंसलिक करते हैं या उसके साथ अपने आप को खड़ा देखते हैं। वही सबके सब जो हैं वो आगे लाए जाते हैं। ओवरऑल ये जो मुकाबले का इम्तहान है ये ना सिर्फ एक टाइम टेकिंग और एक ऐसी एक्सरसाइज, ब्रेन की एक्सरसाइज जिसमें कि पूरा पूरा साल बैठ के तो तैयारी करते हैं, इसके साथ साथ जो वालदैन है वो कमोबेश भी 10 लाख के इर्द गिर्द उनका खर्चा हो जाता है पूरे एक साल का अपने बच्चे को तैयार करने का। और एंड ऑफ द डे जब उनको रिजल्ट ये नजर आए कि पेपर लीक होके तो वो आरएसएस के जो लोग हैं उनको पेपर पहले से दे दिया जाए और वो जाके तो अच्छा अटेम्प्ट करके तो वो पास हो जाएं। दिस इज द बेसिक्स ऑफ टुडेज इंडिया। और टुडेज इंडिया जो अपना निज़ाम वो चला रहे हैं वो ऑब्वियसली एक
इस तरीके से चला रहे हैं जिसमें कि इस तरह की जो आइडियोलॉजी है उसके ड्रिवन लोग जो है लेकिन वो ऊपर लाए राजा जाएं। फैसल साहब, आपने खुद भी बताया किसानों के भी बहुत बड़े बड़े एहतजाज हुए हैं, बड़ी तहरीक वो भी चली थी, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ जिस तरह से जिसे कहते हैं ना मिस हैंडलिंग की गई है और उन पर तशद्दुद किया गया है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के चेहरों पर थप्पड़ मारे गए हैं, उन पर लाठियां बरसाई गई हैं कि किस साला खातून है, वो भी आईसीयू में इस वक्त मौजूद है, वेंट पे चली गई है वो खातून। तो आखिर ये आरएसएस फार्मूला जो है ये स्टूडेंट्स पर क्यों वो इम्पोज कर रहे हैं? और दूसरा ये कि गवर्नमेंट इस वक्त आपको कितनी ख़तरे में नज़र आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ एरिया से लोग जो हैं वो इसमें शमूलियत इख्तियार करें, बड़े बड़े दूर से लोग जो हैं स्टूडेंट इसमें आ रहे हैं। और आपने बताया कि जैसे कि जब ये इम्तिहानात जो हैं इनके पर्चा जब लीक हुआ है तो उसके बाद के जो वाक़यात बता रहे हैं कि बड़े तलबा दिल बर्दाश्ता हुए हैं, साल साल की उनकी मेहनत थी, लाखों रुपए उन्होंने लगा दिए थे, उसके बाद भी जब पता चले कि ये पेपर जो है आउट हो जाना है और किसी को बगैर मेहनत किए जो है उसका फल मिल जाना है, तो इत्तलात के मुताबिक 20 तलबा अब तक खुदकुशी कर चुके हैं। गवर्नमेंट पर कितना प्रेशर आपको नजर आ रहा है? ये बहुत ज्यादा प्रेशर है। एंड ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि शायद गवर्नमेंट तो ना जाए, लेकिन मुझे इन हाउस तब्दीली फील हो रही है जिसमें कि जैसे कि आपने शुरू के प्रोग्राम के शुरू में ही बताया कि एजुकेशन मिनिस्टर तो वो तो मेरा ख्याल है वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये है कि साथ ही साथ जिस तरीके से मिस हैंडल किया गया, जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, जे शाह के वालिद मोहतरम, वो जो हैं वो मेरा ख्याल है उनका भी जाना ठहर चुका है। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से मिस हैंडल किया गया, जिस तरीके से सीआरपीएफ को इस्तेमाल किया गया और पुलिस को जिस तरीके से इस्तेमाल किया, और पुलिस जो है वो उन्होंने अपने नेम टैग्स जो हैं वो उतार के जेब में डाल लिए जब उनसे मीडिया ने पूछा, या मीडिया तो नहीं पूछेगा, गोदी मीडिया है, लेकिन ये है कि जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं वो भी वहां पे मौजूद थे। जब उन्होंने सवालात पूछे, उन्होंने ये कहा कि आपका नेम बैज किधर है, तो उन्होंने ये कहा कि जरा गर्मी लग रही थी तो वो उतार लिया था। तो हम्म। उन्होंने कहा गर्मी लगेगी तो आपको तो वो फिर टॉप उतारना चाहिए या समथिंग लाइक दैट, कोई पतली चीज पहन के आना चाहिए, लेकिन ये है कि आपने नेम टैग उतार दिया तो उससे ये है कि आपको गर्मी लगनी बंद हो गई। तो इस तरह की लेम एक्सक्यूजेस के साथ आ रहे हैं। ना सिर्फ ये कि मैं होम ऑफिस को देख रहा हूँ कि वो जो होम मिनिस्टर हैं वो जाएंगे, मुझे ये लग रहा है कि मोदी जी का भी जाना ठहर गया है। उसकी वजह ये है कि मेरे कुछ सोर्सेज हैं, मेरी उनसे बात हुई कल ही, तो उन्होंने ये कहा कि गालिबन ये जो कमिंग वीकेंड है इसमें जितने भी बड़े शहर हैं वहां पे भी एक सॉलिडारिटी जो है स्टूडेंट्स की तरफ से, अब जैसे मुंबई हो गया या बेंगलुरु हो गया या फिर कैलकाटा हो गया, ये सारे के सारे जो बड़े शहर हैं वहां पे ऑलरेडी से प्लानिंग की जा रही है कि बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, वो न्यू दिल्ली में तो शायद ना पहुंच सके, लेकिन ये है कि अपने अपने मुतल्लिका शहरों में वो सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट करेंगे इन स्टूडेंट्स के हक में। और जिस तरीके से इनको मिस हैंडल किया गया, जिस तरीके से इनको मारा गया, नौजवान लड़कियां उनको मारा गया, और जिस तरीके से आरएसएस के ट्रेंड गुंडे जो हैं उनको पुलिस के साथ खड़ा करके तो ये सारी की सारी कार्रवाई की गई। एंड ओवरऑल जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा ऑड है। ये तो हो गई ऑन द फ्रंट जो कि हमें जी। स्क्रीन पे नजर आ रहा है। बिहाइंड बिहाइंड द कॉरिडोर्स जो लोग आपस में ऑब्वियसली इंटैक्ट हैं, उनको भी देखना बड़ा जरूरी है। विद इन बीजेपी देर इज सेंटिमेंट एज वेल। छोटा सा एक सेंटिमेंट जो है वो ये समझता है कि मोदी जी हैड एनफ ऑफ इट, और उन्होंने उनके जहन में ये भी है कि पिछले साल जब मोदी जी ने पहलगाम के बाद पाकिस्तान के ऊपर कोर्स दरअंदाजी करने की कोशिश की और फिर आगे से मुंह की खानी पड़ी मई 2025 वॉर में, तो उस तनाजुर में चीजें मिस हैंडल हुई मोदी जी से। उनकी जो डिसीजन मेकिंग है उसके ऊपर बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। ना सिर्फ ये कि बीजेपी एज अ पार्टी की तरफ से, बल्कि जो इनकी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वो भी यही समझती है कि एक जिम्मेदारी का एक सबूत देना चाहिए था मोदी जी की जानिब से, लेकिन ये है कि ही फोर्स्ड एवरीवन इनटू अ वॉर, उस वॉर में जिसमें कि उनको मुंह की खानी पड़ी। और तब से ही भारत जो है वो अपना जो डिप्लोमेटिक चेहरा है उसके ऊपर बहुत बड़ा दाग लेके फिर रहा है। एंड आई थिंक दीज आर ऑल थिंग्स जिसकी वजह से कि बीजेपी, विद इन बीजेपी देयर इज अ सेंटिमेंट
कि अब मोदी जी को घर जाना चाहिए और किसी ऐसे चेहरे को आगे आना चाहिए जो कि कम अज कम, और कुछ नहीं तो कम अज कम थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, ना कि मोदी जी की तरह जाहिल। अच्छा राजा फैसल साहब, अभी हम देख रहे हैं ये जो काकरोच जनता पार्टी है, ये तो मजाक मजाक में बनी थी, और मजाक मजाक में बनते ही इसने हुकूमत को वक्ता डाल दिया है। अब बीजेपी से ज़्यादा इसकी मकबूलियत सीजेपी की हो चुकी हुई है। अब चूंकि ये ट्रेडिशनल किस्म की सियासी जमात तो है नहीं, लेकिन वो उनके जो सरबराह अभिजीत डिपके, वो तो यूएसए से जो है वो आ चुके हुए हैं, इसको ज्वाइन भी कर चुके हुए हैं। राहुल गांधी हो गए, दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी इसकी हिमायत कर रही हैं, उनके साथ इजहार यकजहती भी कर रहे हैं। आपके ख्याल में कब तक ये जो सीजेपी है क्या सस्टेन कर पाएगी? क्या हुकूमत पे काफ़ी देर तक दबाव रख पाएगी? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ज़ख्मी किया गया है, बहुत से स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया है, ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, और कोई ऐसा प्रोटेस्ट भी हमने देखा है जिसमें सादा कपड़ों में मलबूस लोग जो हैं वो लाठी चार्ज कर रहे हैं, जिसकी कानून किसी तौर पर इजाज़त नहीं देता। बहुत से बॉलीवुड फनकार हैं, आपने यकीनन वो भी सुना होगा, जो नसीरुद्दीन शाह ने कहा, उन्होंने कहा कि सब याद रखा जाएगा। हुकूमत को उन्होंने जाहिल कहा, नाअहल कहा, बेरहम कहा। तो आपको क्या लगता है कि अगर 3 हफ्ते ये चीज़, ये तहरीक चली है, आगे कितने अरसे तक ये चल सकती है? और जैसे कि मोदी ने भी अभी तक सिर्फ एक दफ़ा रिस्पांस दिया है, अगर दबाव बढ़ है, आपने खुद भी कहा कि वज़ीर तालीम जो है वो उनका तो इस्तीफ़ा आएगा ही, लेकिन अभी तक आया नहीं है। आपको क्या वजह लगती है, किस चीज़ पर मामला तय हो सकता है? देखिए, नेचुरली एक ऐसा प्रोटेस्ट जो कि स्टूडेंट ड्रिवन है, वो खत्म होने वाला नहीं है उस वक्त तक कि जिस वक्त तक कि उनकी डिमांड्स को मीट नहीं किया जाता। अगर तो ये कुछ बड़े लोग होते, बड़ी उम्र के लोग होते जिनके पास जॉब्स होती, या जॉब्स में कुछ प्रॉब्लम्स होते, तो एटलीस्ट उनका कोई छोटा मोटा बिजनेस होता जिससे कि उन्होंने अपने बच्चे भी पालने हैं, अपनी बीवी भी पालनी है, अपने खानदान पालने हैं, तो शायद उनके लिए मुश्किल होता। वो दो दो 2-4 दिन वहां पे बैठते, फिर घर चले जाते, कहते कि मैं घर वालों को खिलाऊंगा कहाँ से। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं, लिटरली इंडियन स्टूडेंट्स, दे हैव नथिंग टू डू। आजकल इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास कुछ बची कुछ 3-4 ऑप्शंस बचती हैं, जिसमें से कि सबसे पहली ऑप्शन वो एवरी स्टूडेंट वाज गोइंग फॉर, कि जी वहाँ का जो मुकाबले का इम्तहान है उसमें अपीयर हुआ जाए। लेकिन उस तरफ से जब इनको पता चल गया है कि आरएसएस जो है वो वहां पे बैठी है और आरएसएस जो है वो अपने लोगों को सेलेक्ट करवा रही है, तो दूसरी ऑप्शन ये जाया करते थे अमेरिकन वीजास की तरफ, जिसमें कि आईटी रिलेटेड वीजास इनको मिल जाया करते थे। आईटी एक्सपर्ट का वीजा लेके वो वहां पे जाके अमेरिका में तो किसी स्टोर में स्टॉकिंग का काम कर रहे होते थे, दाल और चने लगा रहे होते थे। तो आजकल वो भी खत्म हो गया, क्योंकि अमेरिकन सीआईए सिंस जो यादव एंड शुक्ला पकड़े गए थे न्यूयॉर्क में, जिसमें कि वो निजर केस हमारे सामने है और फिर पन्नू केस हमारे सामने जी। है। खालिस्तान मूवमेंट के जो लीडरान थे उनको एलिमिनेट करने के लिए इन्होंने जो वहां पे एक ड्रामा रचाया था, जिसमें कि सीआईए ने इनको रंगे हाथों, एफबीआई ने पकड़ लिया था। और जब एफबीआई ने पकड़ लिया तब से ही वो सारे के सारे इंडियंस पे आंखें रख के जमा के बैठे थे। और उन्होंने जब ये देखा कि ये आईटी एक्सपर्ट के वीजा पे आके, तो हर कोई जो है वो, इनके मुल्क में आईटी की जॉब्स तो है नहीं जहाँ पे कि ये जा सकें, क्योंकि वो केपेबल ही नहीं है। मैनी ऑफ देम दे आर हैविंग द फेक डिग्रीज, और वो डिग्रीज जो है वो उनके यहाँ एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो वो सुपरमार्केट में काम कर रहे हैं, और एक इकोनॉमिक बर्डन उन्होंने बनाया हुआ है यूएस पे। ये ऑप्शन ये भी अब गई, उसकी वजह ये है कि अब 70% जो वीजास हैं वो लग ही नहीं रहे इंडियंस के, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि कनाडा के लिए भी। यूके और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो भी चुकन्ने हो गए। अब इसके बाद जो तीसरी ऑप्शन बचती थी वो थी फर्दर स्टडीज के लिए स्टूडेंट वीजा लेके तो वहीं पे कोई सेटलमेंट ढूंढ लेना, लाइक अमेरिका में, कनाडा में, यूके में। अब वो भी बंद होती हुई हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि उसमें भी उनको को खातर ख्वा लीवरेज नहीं मिल रही। मैक्सिमम वीजाज जो हैं वो वहां से भी फेलियर की तरफ जा रहे हैं। अब जो फाइनल जो पोजीशन बचती है वो ये है कि कोई जाके तो
को छोटा मोटा बिजनेस बना ले। और ऐसी भी कुछ सिचुएशन नजर नहीं आ रही इंडिया में कि जिसमें कि उनका कोई बिजनेस चल सके। आइडियाज जो हैं वो प्रमोट हो ही नहीं रहे, गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं हो रहे। अगर कोई इनोवेटिव आइडिया लेके आता है तो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि जिसमें कि कोई किसी की पजीराई की जा सकती। तो ओवरऑल तमाम के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो डिसग्रंटल्ड हैं। दे वो अपने आप को एक बंद गली में सब्र करते हैं कि हम लोग डिग्री तो ले लेंगे लेकिन बंद गली में मौजूद है, यहाँ से हम किस तरफ जा सकते हैं, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में दिस इज गोइंग टू बी प्रोलॉन्ग्ड। लेकिन इंडिया एज अ स्टेट एंड इंडिया की मशीनरी एज अ स्टेट मशीनरी वो मेरे ख्याल एग्जॉस्ट हो चुकी है। मुझे ये लग रहा है कि ये जो आने वाला वीक है इसी में ही मुझे कोई इन हाउस चेंज नजर आ रहा है जिसमें कि मोदी जी को शायद जाना पड़ जाएगा और उनकी जगह कोई ऐसा मौसर फेस, कोई ऐसा पढ़ा लिखा फेस जैसे कि जयशंकर हैं। जयशंकर जो कि एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, इनके मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो जो हैं आई थिंक ही इज केपेबल इनफ। और उनके उनका जो साहबजादा है उसने वो बेसिकली एक इंडियन थिंक टैंक न्यूयॉर्क में मौजूद है, उसके न्यूयॉर्क चैप्टर को हेड कर रहे हैं। वो वहां पे अपने वालिद मोहतरम के लिए बहुत ज्यादा लॉबिंग भी कर चुके हैं और पिछले साल भी लॉबिंग करते रहे एंड इस साल के शुरू में भी वो लॉबिंग करते रहे। आई थिंक दैट लॉबिंग इज क्वाइट सक्सेसफुल सो फार। एंड समहाउ ये जो कॉकरोच पार्टी का फिनोमेनन है, हम हमें बहुत कुछ ये इंडियन मीडिया पे भी सुनने को मिला, लेकिन ये है कि ओवरऑल देर आर सम पीपल सिटिंग इन इंडिया जो कि इस बारे में ये ऐसे भी बात करते हैं कि समवेयर डाउन द लाइन अमेरिका को भी मोदी की प्रेजेंस पसंद नहीं है। और इसलिए अमेरिका भी यही चाहता है कि किसी तरीके से इनके यहाँ इन हाउस चेंज हो, रजीम चेंज हो, मोदी को अब घर जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत लीवरेज दे चुके हैं इंडिया को। और उस लीवरेज के तनाजुर में इंडिया कहीं भी खड़ा नहीं है। तो वो चाहते ये हैं कि इंडिया जो है वो अपने आप को डिप्लोमेटिकली रिवाइव करे, अपने आप को एक सॉफ्टर इमेज के तौर पे पेश करे। और उनकी तरफ से जो अभी हार्ड लाइनर आइडियोलॉजी आरएसएस नजर आती है परसिस्ट करती हुई, दैट शुडंट परसिस्ट इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर the magnitude of population is so enormous that any odd thing can create a havoc. सही। तो वो अच्छा उस तनाजुर राजा में वो साहब ये समझते हैं कि जी, इंडिया में रजीम चेंज होना चाहिए। ठीक है, रजीम चेंज की तो आप बात कर रहे हैं। अभी तो अगर वज़ीर तालीम का इस्तीफ़ा आ जाता है तो आपके ख़्याल में सारे जितने भी एहतजाज लोग कर रहे हैं डिस्पर्स हो जाएंगे या फिर इनके मुतालिबात बढ़ जाएंगे? आपने ख़ुद भी बताया कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है वहाँ पर, और आपने ख़ुद ये भी बताया कि बेरोज़गारी भी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। अब चूँकि उन्होंने अपनी पावर एक्सरसाइज कर ली हुई है और सबको पता भी चल गया है, एक दफ़ा बस क्रिएट कर दिया है इस सीजेपी ने, और मोदी जो है 12 साल से चिमटे हुए हैं इस सीट के साथ। क्या वो उतरना चाहेंगे या उनको पकड़ के उतारा जाएगा? और दूसरा ये भी बताइए, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं सीजेपी पर, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर एक नैरेटिव जो है, एक गोदी मीडिया नैरेटिव भी बनाता है। वो कह रहे हैं जी फंडिंग ले रहे हैं, बाहर से पैसे ले रहे हैं, ये एंटी इंडिया लोग हैं जो कि बाहर निकले हुए हैं, ये कॉकरोच हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसका कोई इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है? और ख़ास तौर पर जो बॉलीवुड के स्टार्स जो हैं वो कुछ मैदान में आए हैं इन लोगों की हिमायत के लिए, जैसे कि नसीरुद्दीन शाह की तो हमने बात की है, शबाना आज़मी है, प्रकाश राज हैं, सोनाक्षी सिन्हा है, लेकिन मुसलमान जो फनकार हैं उनकी बड़ी खामोशी हमें नज़र आ रही है। क्या उन पे भी ख़ास किस्म का प्रेशर है कि वो इस तरह से आके इनकी हिमायत नहीं कर सकते? देखिए ऐसे ही है कि सबसे पहले मैं शुरू करूंगा ये बॉलीवुड के एस्पेक्ट से, क्योंकि आपने पिछले सवाल में भी इनका जिक्र किया है ना, आई कुडंट कवर दैट। बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं वो अंडर प्रेशर हैं और मीडिया के लोग भी अंडर प्रेशर हैं। ऐसे लोग जो कि फेस ऑफ द कंट्री हैं, अपनी सोशल फैब्रिक को रिप्रेजेंट करते हैं इन एनी शेप, लाइक अ क्रिकेटर, लाइक अ बॉलीवुड एक्टर एंड थिंकर्स, इनके वो सबके सब अंडर प्रेशर हैं। जब आप कोई भी बात करें जिसमें कि हल्का सा आप ये इशारा दें कि मुल्क में कुछ ठीक होने के लिए की जरूरत है, तो आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़े। लाइक अगर एक एक्टर जो है, आई स्टिल रिमेम्बर, उनका नाम नहीं मुझे याद, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा ही ये कहा था कि सिस्टम को जरा बेहतर होने की जरूरत है। तो अगले ही हफ्ते उनकी कोई बिल्डिंग थी, तो बिल्डिंग का एक हिस्सा
जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन वाले उन्होंने काट दिया था। उन्होंने ये कहा था कि बाकी जमीन तो आपकी अपनी है, लेकिन ये जो हिस्सा है, ये जमीन जो है ये आपकी नहीं थी, तो वो काट के ले गए थे और तोड़ दी थी उन्होंने, लिटरली बिल्डिंग तोड़ दी थी। तो वो इकोनॉमिक लॉसेस देते हैं। ऐसे ही जो मुस्लिम बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, उनको भी बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिलता है। और आरएसएस के जो गुंडे हैं वो भी एक प्रेशर हैं इटसेल्फ, उनकी तरफ से बेसिकली धमकियां भी आती हैं कि, और इसीलिए ये सारे के सारे जो लोग हैं ये मजबूर हो जाते हैं कि इनको वो एंटी पाकिस्तान एंड एंटी इस्लाम वीडियोस करनी पड़ती हैं, और जिसमें हमें ये नजर आता है कि प्रोपेगेंडा जो है वो एट द हाईएस्ट पीक होता है। पीपल लाइक अक्षय कुमार एंड पीपल लाइक मेनी अदर्स, जो कि मजबूरी में और मजबूरी में बहुत सी ऐसी मूवीज कर देते हैं जो कि बाद में रिग्रेट भी करते हैं, लेकिन कहते हैं कि शायद टू बी ऑन द सेफ साइड इट वाज नेसेसरी टू डू दैट। तो इस तरह के लोग बॉलीवुड में मौजूद हैं, एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जो मुआशरे की जो फैब्रिक है उसमें हर एक जगह पे मौजूद है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। अब आते हैं इस एस्पेक्ट की तरफ कि क्या सपोर्ट किया जा रहा है, बैरूनी हाथ इसमें शामिल है, तो कतन नहीं। हाँ, ये कहना और ये एक टेंडेंसी शुरू में नजर आई थी कि जिसमें के एल्गोरिदम्स जो हैं सेट हुए थे। एल्गोरिदम्स इन टर्म्स ऑफ इंडिया में सोशल मीडिया, जितने भी सोशल मीडियम्स हैं, उन पे जो एल्गोरिदम्स इंडिया के लिए सेट किए थे, वो इनकी फेवर के जो ट्वीट्स हैं या जो पोस्ट्स हैं उनके हक में, इनके जितनी भी पोस्ट्स हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा शो हों, ये शुरू में किया गया था। That's why earlier I mentioned कि somewhere down the line इन एल्गोरिदम्स की वजह से ही ये एक तासुर लिया जा रहा है कि behind the curtains even Americans are wanting India to have an in-house change। बीजेपी से ही किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनाए, लेकिन मोदी जी से जान छुड़ाए। और अब अगर ये स्टूडेंट्स की जैसे डिमांड थी, इनिशियल डिमांड यही थी कि जाए जाए हमारा जो शिक्षा मंत्री है, या फिर जिसको के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो चले जाएं। लेकिन ये है कि अब एक और नारा परसिस्ट कर रहा है, जो कि मार खाने के बाद स्टूडेंट्स ने जिसको के बनाया है, और वो नारा जो है वो, आई एक्चुअली रिटन इट डाउन फॉर यू, इट्स 56 इंच का छोटा बंदर, गो नरेंद्र गो नरेंद्र। इसका मतलब यही है कि अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि नरेंद्र मोदी के अब जाने का, घर जाने का वक्त आ गया है। तो इस सारे तनाजुर में आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू एंड। एंड बाय द वे, हरियाणा के बॉर्डर से एंटर हो चुके हैं किसान दोबारा से। मुझे कल रात को ही somebody actually contacted me and said कि घमसान की जंग जारी है, यानी कि लड़ाई, उधर से किसान जो हैं वो भी आ गए हैं, हरियाणा के बॉर्डर पे वो मौजूद हैं, और उनको रोकने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ के कोई एक दो दस्ते हैं, वो वहां पे खड़े थे और वो उनको आने से रोक रहे थे। एंड दे वर लिटरली हैविंग अ वॉर जोन देयर। तो वो वहां से अभी सुबह तक मेरा ख्याल है वहां से वो निकल चुके हैं, एंड दे आर इवन हेडिंग टूवर्ड्स दिस वेरी प्लेस, और ये बच्चों को वहां पे ज्वाइन कर लेंगे। और मेरे ख्याल में इट इज नॉट गोइंग टू एंड, इट इज गोइंग टू प्रोलॉन्ग। एंड मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक मुझे ये फील हो रहा है कि जो कमिंग वीक है, शायद ये जो वीकेंड है इसमें मजीद लोग आएंगे, क्योंकि वीकेंड पे आम जो लोग हैं, काम करने वाले लोग, जॉब पे जाने वाले लोग, वो भी इन बच्चों को ज्वाइन करेंगे। तो एक बहुत बड़ी तादाद में वहां पे लोग होंगे। इतने में किसान भी आ जाएंगे। जब किसान भी आ जाएंगे तो मेरे ख्याल में इट इज गोइंग टू बी एनॉर्मस। एंड ओवर द वीकेंड इतना एनॉर्मस हो जाएगा कि इनको खुद भी शायद अपने आप को उस तरफ टिल्ट लेनी पड़ेगी। एंड कमिंग वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, आई एम एक्सपेक्टिंग कि लोकसभा में इसी एक मुद्दे के ऊपर सारी डिबेट होगी। एंड रिजल्ट उसका मुझे ये नजर आ रहा है कि शायद मोदी जी को वो एक लीवरेज ये देंगे कि आप एक अच्छी सी तकरीर कीजिए और घर जाने की तैयारी कीजिए, और कहिए कि मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी जो मर्जी है, मैं उनकी जो इमा है,
उसके आगे सर तस्लीम हम करता हूं और मैं घर जाता हूं, ताकि एक अच्छे तरीके से एट अ गुड लेकिन नोट लेकिन राजा आफ्टर साहब, वो 12 बातें आपकी years। सारी दुरुस्त हैं कि मोदी के खिलाफ इस वक्त पूरी भारतीय आवाम जो है वो मैदान में आई हुई है। लेकिन कंगना रनावत जो है ना, वो मोदी के हक में बयान दे रही हैं, उनकी हिमायत में वो अकेली सामने आ गई हैं। उन्होंने कहा है कि जी आप इनकी बात करते हैं, मोदी जी की बात करते हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे मशहूर शख्सियत हैं, वो क्यों अपनी सीट छोड़ें। तो मुकाबला तो बहुत सख्त नज़र आ रहा है। एक तरफ अकेली कंगना रनावत है और दूसरी तरफ तमाम बॉलीवुड की पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि मोदी को ब्लेम भी कर रही हैं। और पूरी दुनिया में वैसे हमने देख भी लिया है कि कोई ऐसा मौका नहीं जाता कि मोदी जी की जो है ना वो बेइज्जती ना हो, या भारत में उनके खिलाफ बात ना हो रही हो। तो आपको क्या लगता है, ऐसी कुछ ऐसे भी फनकार मौजूद हैं जिन बेचारों की ये भी मजबूरी है कि उन्होंने मोदी जैसी पर्सनैलिटी को उन्होंने उनके हक में बात करनी है? देखिए, कंगना रनावत जो है वो, देर आर मैनी सिमिलैरिटीज बिटवीन मी एंड हर इन टर्म्स कि वो भी राजपूत हैं और वो भी हिमाचल प्रदेश साइड से हैं, और मेरे भी जो पुरख थे वो भी हिमाचल प्रदेश वाली साइड से ही मूव करके तो इस तरफ पाकिस्तान वाली साइड पे आए थे। एंड साथ में ये है कि उनका भी पेरेंट्स का जो है वो मिलिट्री बैकग्राउंड, और मेरा भी मिलिट्री बैकग्राउंड पेरेंट्स का। तो वाह। इस सारे तनाजुर में एक चीज तो वाज़ेह है कि उनका जो फिल्मी करियर था वो बहुत बुरी तरह फेल हो चुका था। तो एक ऐसे वक्त में कि जिसमें कि उनको और कोई चीज नजर नहीं आई, तो अचानक से हमें वो नजर आई कि वो आरएसएस की आइडियोलॉजी के साथ अपने आप को एसोसिएटेड रखते हुए नजर आई, जिसमें कि उनको ये लगा कि अब शोबिज में तो उनको कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि अब उनकी वैल्यू नहीं, क्योंकि उनसे भी अच्छे लोग शोबिज में मौजूद हैं जो कि ज्यादा मोहब्बतें बटोर रहे हैं उनसे। तो उनको ये लगा कि इट वुड बी बेटर कि मैं कुछ उन्होंने फिर कुछ गाने भी गाए जिसमें कि वो इनके जैसे हिम्स होती हैं, अपनी रिलीजियस हिम्स होती हैं इस तरह की, और फिर आरएसएस की शान में कसीदे पढ़ती रहीं, और फिर इस तरह के काम करते हुए फिर आरएसएस के साथ अपने आप को अलाइन करते हुए फिर बीजेपी में एंट्री डालना, और फिर सिस्टम एक ऐसा बना हुआ है जिसमें कि हमें ये नजर आता है कि कैसे धांधली के साथ मोदी जी जो हैं वो बार बार इलेक्शन जीत जाया करते थे। धांधली का इस हद तक असर है कि हमें याद होगा कि ये जो रीसेंट इलेक्शन था इसमें एक जगह पे एक वोटर ऐसा भी था कि जिसने के 17 दफा वोट डाला, और वो जो वोटर था वो तस्वीर बेसिकली एक लैटिन अमेरिका में ब्राजील की किसी कोई मॉडल थी, उसकी तस्वीर उसकी जगह लगी हुई थी। तो इस तरह का तो इनका निजाम है जिसकी वजह से कि कंगना रनावत जैसे लोग जो हैं वो भी जीत के तो आगे आते रहे। तो इनको तो जो दोबारा जो एक नई जिंदगी मिली कंगना रनावत को, वो तो बीजेपी ने और मोदी जी ने दी थी, तो अच्छा, वो हक बीजेपी और रखती मोदी हैं कि सरकार इन पे बड़ी मेहरबान भी हुई है। आपको पता है कुछ साल पहले इनके बहुत खिलाफ ज्यादा मेहरबान। इनके खिलाफ एक गाना भी आया था कोई, तो वो यूट्यूब से बिल्कुल। हटवाने के लिए बीजेपी सरकार, मोदी साहब खुद बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे कि इसको किस तरीके से हटा लिया जाए। और वो मेरे ख्याल में कंगना रनावत ठीक है एक फनकार हैं, लेकिन अगर एक्टिंग कर लें वो ज़्यादा आसान है, लेकिन मोदी को डिफेंड करना तो बहुत मुश्किल है। पता नहीं कैसे कर लेते हैं ये लोग। देखिए देखिए जहां पे कि इस मौजूदा जो सेटअप है आरएसएस आइडियोलॉजी से ड्रिवन, और आरएसएस की जो पॉलिटिकल विंग है बीजेपी, उसकी उसकी गवर्नमेंट के दौरान एक चीज जो मीडिया ने भी और हर एक शख्स ने भी अपनी मोदी के लिए मोहब्बत में सारे जो बैरियर्स हैं वो क्रॉस करके, तो ये एक गॉड का दर्जा दिया कि ये एक ईश्वर के बराबर है। ये मौजूदा जो भारत है इसमें मोदी जी का होना ऐसे ही है कि जैसे कोई अवतार आ गया है। तो मेरे ख्याल में अगर मोदी जो है वो एक गॉड हो सकता है, एक देवता हो सकता है, तो उसकी जो दासी है वो कंगना रनावत जैसी फिर हो सकती है। तो कंगना रनावत जो है वो एक दासी है, वो देवदासी है, और वो जो देव है वो बेसिकली मोदी जी हैं। तो ये ऑब्वियसली ये वो कहते हैं ना कि अंजुमन सताइश बाहमी, हाँ जी, ये हाँ एक जी। दूसरे की सताइश करने के लिए पैदा पैदा हुए हैं, और ये सब एक दूसरे की सताइश करते हुए आगे भी निकलते रहेंगे। लेकिन ये है कि आई थिंक इट इज द एंड टाइम हम्म। फॉर मोदी
क्योंकि बीजेपी का अपना भी एक रूल रहा है, जिसमें कि नरसिम्हा राव को भी हमने देखा कि जैसे ही कोई 75 ईयर ओल्ड की एज को अचीव करता है, तो इट इज डिक्लेयर्ड दैट कि उनको अपने घर जाना चाहिए, रादर देन कि अभी भी लोकसभा में आ जाएं और मंत्राल जो है उसको संभाले रखें और अपना एक इन्फ्लुएंस बनाए रखें। अब मोदी जी इज नियरली 76 ईयर ओल्ड, पिछले साल 75 साल के हो गए थे, तो उनको इर्द गिर्द से ये बात गश्त सुनाई भी दी गई थी कि भाई साहब आप घर जाइए। और ना सिर्फ ये कि बीजेपी के लोगों ने कहा, बल्कि मोहन भगवत जो कि आरएसएस के प्रवक्ता हैं, आरएसएस का फेस हैं, वो जो हैं उन्होंने भी ओपनली ये कहा था कि मोदी जी अब आपके घर जाने का वक्त आ गया है और किसी और चेहरे को सामने लाएं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आरएसएस और जो बीजेपी के कुछ कॉरिडोर्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि अब मोदी जी के जाने का वक्त आ गया है। तो मेरे ख्याल में जिस सही दिन मोदी जी चले गए, जिस दिन देवता चला गया, उस दिन देवदासी भी चली जाएगी। सही है, यानी कि जी का जाना ठहर गया है। बहुत शुक्रिया आपका राजा फैसल साहब, आपने थैंक यू। हमें वक्त दिया। और इस वक्त मोदी सरकार जो है शदीद मुश्किल में है, शदीद परेशानी में है, शदीद इज़्तिराब में है, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की तहरीक जो है वो शुरू हो गई है। ये तहरीक स्टूडेंट्स ने शुरू की है और वो इतनी बड़ी तहरीक हो गई हुई है कि अब इस्तीफ़ा जो है वज़ीर तालीम तक महदूद नहीं रहा, वज़ीर दाखिला को भी इसमें शामिल किया गया है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी शामिल किया गया है। और देखना होगा कि बहुत सी जो सियासी जमातें हैं वो भी हिमायत कर रही हैं, सिविल सोसाइटी बहुत ज़्यादा हिमायत कर रही है इन तमाम तलबा की, पूरी दुनिया से उनकी हिमायत में पैगामात सामने आ रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है कि ये हुकूमत जो है वो अब कायम रह पाए और देखना होगा कि आने वाला मंजरनामा क्या होता है। इस वक्त इसके साथ ही पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हो जाता है, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।